तो स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। ऑप्शन है 2.2:1, 1:2, 8:1, 1:8। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा 1:8। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। ठीक है, H2 व O2 इनकी 2 और 16, और इसको हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी कि असंतुलित बल, अभी असंतुलित बल क्या होता है? ऐसा बल जो कि किसी भी वस्तु पर लगाया जाए तो उसका जो नेट जो पूरा बल होता है वह यदि शून्य ना आए, शून्य से अधिक या कम आए माइनस में, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। कोई भी पिंड है, यदि उस पर बल लग रहे हैं और उन बलों का जो योग है यदि शून्य आता है तो वह संतुलित बल कहलाता है, जिसे हम परिणामी बल कहते हैं। परिणामी बल यदि शून्य होता है तो संतुलित बल होता है। संतुलित बल होता है। ठीक है, तो यदि ये असंतुलित बल अगर लागू किया जाता है तो किस चीज में निरंतर परिवर्तन होता है? तो वो होता है चाल के अंदर। तो चाल में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? आवर्त सारणी के अंदर कौन से वर्ग का या समूह का जो बाहरी कोश है वह पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है? तो वो होता है 18वें वर्ग का। 18वें वर्ग का जो होता है बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ठीक है, और जो आवर्त सारणी है किस आधार पर बनाई जाती है? बनाई जाती है वह है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के आधार पर यह आवर्त सारणी बनाई जाती है मोजले के अनुसार। ठीक है, मोजले ने 1913 के अंदर ये बनाई थी, जिसमें 7 आवर्त व 18 वर्ग हैं। ठीक है, अठारहवें वर्ग में कौन कौन सी गैसें हैं? तो उत्कृष्ट गैस पाई जाती है, जिसे शून्य वर्ग भी कहते हैं। इसे हम शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन ऑल्सो नो एज, यानी कि मतलब जो ग्रेविटी बल है उसको किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है?
जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है वह बल ग्रेविटी वो और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इम्पल्स, एक्सेलरेशन, वेट और मास। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वेट। वेट के नाम यानी कि भार उसे नाम दिया जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु पर यदि बल लगता है तो उसे हम गुरुत्वीय बल या भार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि किन्हीं दो वस्तुएं हैं तो यदि उनमें से एक पृथ्वी है तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व के नाम से जानते हैं। आप ये समझिए कि कोई वस्तु है और उनके बीच में यदि बल लग रहा है तो इन दोनों वस्तुओं में से यदि कोई एक पृथ्वी है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यदि कोई भी वस्तु ऊपर से मुक्त अवस्था में छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। ठीक है। और जैसे जैसे वह पृथ्वी की तरफ निकट आती जाती है उसका वेग बढ़ता जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु को यदि मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो वह जैसे जैसे पृथ्वी के निकट आती जाती है उसका वेग बढ़ता जाता है और इसी कारण से वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण भी बढ़ता है जैसे, और इस त्वरण को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस द पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि दो पॉइंटों के बीच में यदि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। 4 कूलम आवेश को यदि लेके जाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ेगा और उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उसका जो अंतर है तो कितना है। उसका जो अंतर है वह 18 वोल्ट दिया गया है। तो आपको पता है कि जो कार्य जो होता है कार्य बराबर होता है कार्य बराबर आप V2 माइनस V1 अपॉन W Q मीन्स आवेश और जो ये है इसको हम लिख सकते हैं डेल V के नाम से। मतलब V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन Q, ये है इसका इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब V2 माइनस V1 जो डिफरेंस दे रखा है वो 18 दे रखा है। W निकालना है हमको और Q आवेश दे रखा है हम 4 कूलम, तो W बराबर 1872 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन Q। यहाँ W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश, और V2 माइनस V1 है कि V1 और V2 के बीच विभवांतर मतलब उनके विभव के बीच का अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकाला जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। कोई भी वस्तु, जैसे कि ये एक वृत्तीय पथ है और उस पर कोई वस्तु
गति कर रही है तो उस पर एक बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है साधारण बल, कोणीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो कि अंदर की तरफ लगता है, केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। अब अभिकेंद्रीय बल F इक्वल टू बराबर होता है mv²/r। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। F बराबर mv²/r, जहाँ पे m है मास, वेग है और r त्रिज्या है। यानी कि इस पथ की त्रिज्या जो वर्ती है उसके त्रिज्या और उस ऑब्जेक्ट या जो वस्तु है उसका द्रव्यमान और उसका वेग, इस प्रकार से अभिकेंद्रीय बल को निकाला जा सकता है mv²/r। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड यानी कि कौन सा जानवर जिसका रक्त गर्म होता है? ऑप्शन है फिश, टॉड, पेंगुइन। तो इसका, और ये है क्रोकोडाइल। क्या आंसर होगा इसका? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पेंगुइन। पेंगुइन इसका राइट आंसर होगा। पक्षी वर्ग के अंदर जितने भी होते हैं वे सभी वार्म ब्लडेड होते हैं। और इनका जो वार्म ब्लडेड होता है और इसका जो नियत ताप होता है, नियत तापी होते हैं, नियत तापी होते हैं पक्षी वर्ग। ठीक है, पक्षी वर्ग के प्राणी शरीर पंखों से ढका रहता है, मतलब पंखों से इनका ढका रहता है। वो जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप भी लिख लीजिए, सरीसृप के जो होते हैं जंतु वह अनियत तापी होते हैं, अनियत तापी होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उभयचर वाले जंतु जिनके भी अनियत तापी होते हैं। इनके इनका जो टेम्परेचर है, इनका जानवरों का टेम्परेचर है वह निश्चित नहीं रहता है। और जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी, उनमें नियत तापी और अनियत तापी दोनों होते हैं। नियत तापी व अनियत तापी। अनियत तापी दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन है पतंगा, हाथी, शार्क और पोर्पोइसेस।
क्या आंसर होगा इसका? तो जो इसका आंसर होगा राइट वह पोरपोइसिस। पोरपोइसिस जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि तरंगे होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक इनकी जो हर्ट्ज है, उनकी ध्वनि है इनसे ऊपर होती है 20,000 से हर्ट्ज। और ये जो ध्वनि सुन सकते हैं वो कुत्ता सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, बिल्ली, यही इनकी आवाज़ों को सुन सकते हैं। जो मानव के जो कान है वे पराध्वनि तरंगे नहीं सुन सकते। ठीक है। और 20 हर्ट्ज, अगर 20 हर्ट्ज से कम होती है ध्वनि तो भी हमारा कान, जो मानव का जो कान होता है वह नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से भी कम होती है उसको नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को भी नहीं सुन सकता है। ठीक है। हमारा कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकता है। इनकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवाज़ है उसको ही सुन सकता है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम है? ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर के नाम से जाने जाते हैं, नौसादर के नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धोने का सोडा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। इसका पीएच 7 से कम होता है। इसका मतलब है कि यह एक अम्लीय है। क्या एक अम्लीय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा जो धोने का सोडा आता है, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा सूत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Na2CO3.10H2O 10H2O। यहाँ पे जो जल की जो मात्रा है, तो जल के अणुओं की जो कितनी संख्या है यहाँ पे 10, तो राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द फ्लेक्सिबल इन प्लांट्स इन ड्यू टू, यानी कि कौन सा टिश्यू या उत्तक फ्लेक्सिबिलिटी लचकता, दो लचक में होते हैं, पौधे में लचक होती है, मोड़ने पर जल्दी से टूटता नहीं है, तो किस उत्तक की वजह से होता है? बताइए दोस्तों, किस उत्तक की वजह से ये होता है? तो पहले तो जान लीजिए कि उत्तक के बारे में बता देते हैं। उत्तक जो होता है वह कोशिकाओं का एक समूह होता है। कौन सी कोशिकाएं?
जो एक कोशिका से उत्पन्न हुई हो, वे एक ही कार्य करती हो, उनका कार्य एक हो, उनका आकार समान हो, ऐसी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है। अब उत्तक जो होते हैं वे दो प्रकार के हैं। पहला जो पादप उत्तक हो गया एक तो पादप, दूसरा है जंतु, दो हो गए। अब जो पादप उत्तक होते हैं उसमें विभाज्योत्तक, और एक स्थायी उत्तक, ये दो उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है। पादप उत्तक के अंदर विभाज्योत्तक और स्थायी उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो स्थायी उत्तक होता है, स्थायी उत्तक जो होता है वह सरल उत्तक, सरल उत्तक व जटिल उत्तक। जटिल उत्तक के अंदर दो पार्टों में डिवाइडेशन हो जाता है, फिर इसका यहाँ पे भी। और सरल उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक तो मृदु उत्तक, एक होता है स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक, और एक होता है दृढ़ोत्तक उत्तक। ये होते हैं। ठीक है। और इनका इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट है। पैरेनकाइमा, मृदु उत्तक को बोलते हैं पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। स्थूल कोण उत्तक को बोलते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। ठीक है। और दृढ़ोत्तक को बोलते हैं स्केलेरनकाइमा, इसको बोलते हैं स्केलेरकाइमा, स्केलेरनकाइमा। जो फ्लेक्सिबिलिटी जो उत्पन्न करता है, तो कौन सा उत्पन्न करता है? तो वो करता है कोलेनकाइमा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी उत्पन्न करता है। दृढ़ोत्तक यह एक दृढ़ कठोर, जहाँ पे पेट बदल जो तना होता है वह स्केलेरनकाइमा दृढ़ोत्तक होता है। और मृदुत्तक जहाँ पे कोमल पादप की कोमल चीजें पाई जाती हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीक लेटिन से है? लेटिन से बताना है आपको कि लेटिन से कौन सा है। ऑप्शन है आयरन, कार्बन, क्लोरीन, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो लेटिन भाषा में जो है वह है आयरन, जिसे Fe के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आयरन की। तो आयरन के अयस्क के बारे में बात करते हैं। अयस्क आयरन जो आता है वह 26 परमाणु क्रमांक। ठीक है। कार्बन 6, एल्युमिनियम 13, क्लोरीन 17। ठीक है। अब अयस्क के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो इसका जो अयस्क है इम्पोर्टेंट, हेमाटाइट।
एक तो हो गया हीमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और सीडेराइट। ठीक है। और आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट। लोहा एक संक्रमण धातु है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आयरन, जो कि लैटिन भाषा का एक वर्ड है। देखते हैं नेक्स्ट। द फर्टिलाइज्ड एग, द जायगोट गेट्स इम्प्लिटेड इन द। दो निषेचन को अंड होता है, जायगोट वह किस में परिवर्तन होता है बाद में। तो ऑप्शन है सर्विक्स, ओवेरी, यूट्रस और वेजिना। क्या आंसर होगा इसका? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा यूट्रस। ये अंडज होते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। और अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है। और अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध, लिख लीजिए। चालक का प्रतिरोध यानी कि किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन यहां पे पूछा हुआ है कि किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है मटेरियल, प्रेशर, लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि पदार्थ, दाब, ताप और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो किस पे निर्भर नहीं करता, वो होगा प्रेशर पर। प्रेशर पर जो प्रतिरोध है वह निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर करता है तो देख लीजिए कि पहला तो हो गया मटेरियल, पदार्थ। जो तार वार होते हैं या जो चालन हो रही है धारा का, वह पदार्थ किस चीज का बना हुआ है उस पर निर्भर करता है। दूसरा करता है कि ताप पर। तीसरा करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर।
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, इन पर निर्भर करता है, और लंबाई पर, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, और बात करते हैं, यानी कि ताप यदि बढ़ाते हो आप, ताप बढ़ाते हो तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, चालक का प्रतिरोध, किसका है ये? चालक का, चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। और यदि ताप बढ़ा रहे हो, ताप, तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक का प्रतिरोध के प्रतिरोध घटता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि ताप यदि बढ़ाते हो तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो इससे तो आप पता कर लीजिए कि लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, पदार्थ का मटेरियल चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। ठीक है, V बराबर आई आर से हम ये निकाल सकते हैं, तो R बराबर हो गया I/V। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, V/I। V/I ओम के नियम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? क्या आंसर होगा इसका? अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है तो वह अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? यानी कि धातु ऑक्साइड बने, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन, इन दोनों का निर्माण हो तो कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराने से ये प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरे नियम का उदाहरण है? तीसरा नियम का उदाहरण क्या है? न्यूटन। जब एक बस चालक चलती हुई अचानक चलती है, बस अचानक चलती है, तब यात्री पीछे की ओर झटका लगते हैं। ये तीसरा नियम है? नहीं, ये जड़त्व का नियम पहला, जड़त्व का नियम, ये न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट लॉन्च, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्च इसका राइट आंसर होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह रॉकेट लॉन्च करने में किया जाता है। ठीक है, तो तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर कर लेता है। यह गति न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोई बल 1 केजी पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर सेकंड बढ़ा देता होगा, तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जो कार्य है या हम इसको बोल सकते हैं ऊर्जा, तो हाफ mv² से निकाल सकते हैं हम। हाफ mv², m का मान यहाँ पे हम रख देंगे 1 kg, सॉरी 1 इंटू, इसमें परिवर्तन कितना हो गया 4 का, इसमें जो परिवर्तन हो गया है वह कितने का हो गया 4 का। तो पहले तो ये देखते हैं कि 64 माइनस 16 कितना हो गया, 64 माइनस 16 48। ठीक है, 48 हो गई, 48 को 2 से काट दिया और बराबर में आ गया 24 जूल। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 24 जूल। यहाँ हमने V2 माइनस V1 अलग अलग करने के बाद में लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। 6 इंटू 10 की पावर 24 kg इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसका औसत व्यास पृथ्वी का औसत व्यास, पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है? तो ये होता है 12,740 किलोमीटर। 12,740 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज नॉट साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? यानी कि कौन से जो मीडियम में है जो ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है वैक्यूम, निर्वात, सॉलिड ठोस, लिक्विड द्रव और गैस। किसमें सबसे अधिक होती है, ट्रैवल करती है? तो वह करती है सॉलिड के अंदर। ये पूछ रहा है कि जो ध्वनि है सबसे अधिक किसमें ट्रैवल करती है? तो वह करती है सॉलिड ठोस में सबसे तेज गति से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज फॉर्म? एग्जिस्ट करता है यानी कि कौन है जो तीनों फॉर्मेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है, रहता है, तीनों अवस्थाओं में रहता है। सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है और गैसेज में भी रहता है। तो मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, इनर्ट एलिमेंट होते हैं या नॉन मेटल होते हैं? तो वो होते हैं नॉन मेटल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉन मेटल।
अधातु ठोस, द्रव और गैस अवस्था में रह सकते हैं। अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन तो आपने सुना ही होगा। जो ब्रोमीन है ये एक अधातु है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर, ठीक है। और अधातुएं, जो अधातुएं हैं वह आवर्त सारणी में दाईं ओर रखी गई है। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखी गई है, दाईं ओर, ठीक है। जिसमें 11 गैस, 11 तो गैसें हैं, द्रव जो है 1 है और ठोस जो है वह 10। कितनी अधातुएं हैं? 22 अधातुएं हैं टोटल, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू हमारे एपिसोड को देखने के लिए। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।